हेलो स्टूडेंट, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में चैप्टर 8 को। कल हमने 6 चैप्टर को कंप्लीट किया था, आज 8 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि 7 जो चैप्टर है वो हमने इसीलिए छोड़ा है क्योंकि उससे ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन अदर नहीं होगा जो 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन हों। तो 7 चैप्टर से हमें ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, बाकी हम 8 चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जो रिवीजन आपका होगा वो बिल्कुल सरल भाषा में आपको मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। अपना पहला क्वेश्चन है, जनन क्यों आवश्यक है? अब बात करते हैं कि जनन होता क्या है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी जीव अपने समान नए जीव को जन्म देता है, यानी वो अपने समान ही किसी जीव को पैदा करेगा। अब बात कर रहे हैं कि ये आवश्यक क्यों है ज़रूरी ये। तो ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, जीवन की निरंतरता बनी रहती है, एक लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। एक के बाद एक जाता आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे कह सकते हैं हम कि अगर अपने परिवार की बात करें तो इसमें कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी कि दादा दादा को कोई वंश चलाने वाला हो, पापा चाचा, फिर उनका भी कोई वंश चलाने वाला हो, इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है। और इससे क्या होता है कि उस जाति की क्या होती है, संख्या भी बढ़ती रहती है, कम नहीं होती। एक के 2 बच्चे, दूसरे के 3-4 बच्चे, इस तरह से संख्या बढ़ती रहती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि अनुवांशिक लक्षण कह सकते हैं, माता पिता के लक्षण, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। इसीलिए जनन आवश्यक होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? तो डीएनए प्रतिकृति अभी बात कर रहे थे हम कि इसमें क्या होता है, जो संतान होती है वो अपने माता पिता के समान लक्षण वाली होती है, कहीं दर्द से नहीं आती, सिमिलर होते हैं, थोड़े बहुत उनके लक्षण मिलते हैं, फेस भी मिलता है उनसा। यानी जो माता पिता में लक्षण होते हैं उनकी कॉपी बन करके जाती है, और वो कॉपी गुणसूत्रों के द्वारा जाती है। उसमें डीएनए क्या होते हैं, कॉपी होकर के जाते हैं। इस तरह से इसका प्रजनन में महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके 2 कार्य लिखिए। अब बात कर रहे हैं हम 2 नंबर की, तो इसमें या तो प्लेसेंटा आ सकता है अकेला, या इसके 2 कार्य आ सकते हैं, या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है, या पोषण देने का काम कौन करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लेसेंटा होता क्या है। तो प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भ के अंदर विकसित होती है। ये स्ट्रक्चर माँ और बच्चे दोनों के बीच कनेक्टिविटी बनाती है, जिसे अगर गांव की भाषा में कहा जाए तो वो कहते हैं नाड़ा। उसी नाड़े के द्वारा बच्चा जब माँ के पेट में पल रहा होता है, उस समय उसे चाहे पोषण की ज़रूरत हो, चाहे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, चाहे उसे ब्लड सप्लाई की ज़रूरत हो, ये सारी ज़रूरतें उसे कहाँ से कंप्लीट होती हैं, उस नाड़ी के द्वारा ही मिलती हैं। और उसी नाड़ी के द्वारा जो खाना पचाएगा उसको भी बाहर निकालने का काम है। यानी जो कुछ भी बच्चे में प्रोसेस हो रही है वो सब किसके द्वारा कनेक्ट है, उस प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा ही कनेक्ट है। माँ और बच्चे के बीच जो कनेक्शन बना हुआ है वो इसी प्लेसेंटा के द्वारा बनता है। क्लियर? इसके कार्य भी मैंने बता दिए कि ये काम करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का चित्र बनाइए। एक पुष्प की संरचना बताना है हमें। तो चलिए मैं इसके सभी पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि रिवीजन के हिसाब से होगा। ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊँगा तो वीडियो भी लेंथी होगा और आपको भी समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि टाइम आपके पास कम है। तो चलिए इसके पार्ट्स को मैं बता देता हूँ। ये फूली हुई संरचना हमें दिखाई दे रही है, इसे थैलेमस कहा जाता है। और इसके बाद ये दोनों पंखुड़ी जैसी संरचना दिखाई रही है जो ग्रीन कलर की होती है प्रत्येक फ्लावर में, उसे कैलिक्स कहा जाता है और हिंदी में इसे दलपुंज कहते हैं। इसकी यूनिट होती है सेपल। इसके बाद एक ये कवर की तरह आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है टोटल ये कंप्लीट करते हुए। ये पुष्पों में रंग बिरंगी होती हैं, यही अट्रैक्शन का कारण बनती है। इसे कहा जाता है कोरोला, हिंदी में इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। इसकी यूनिट होती है पेटल। क्लियर। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं मेल और फीमेल इन दोनों की। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये लंबी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, वही है इसका मेल पार्ट। और इसके बाद ये 4 संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये है इसका मेल पार्ट। ओके, ये है फीमेल पार्ट, ये है मेल पार्ट। अब इसके पार्ट्स की बात कर लें तो सबसे पहले करते हैं हम फीमेल पार्ट की, जिसे इंग्लिश में गाइनोसियम कहा जाता है, हिंदी में इसे जायांग कहते हैं। इसका जो ऊपरी सिरा है इसे स्टिग्मा कहा जाता है, हिंदी में इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। इसके बाद बीच वाला भाग है इसे स्टाइल कहते हैं, हिंदी में इसे वर्तिका कहा जाता है। इसके बाद ये आपको गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे ओवरी कहा जाता है, गर्भाशय। और इस गाइनोसियम की जो यूनिट होती है इसे पिस्टिल कहा जाता है। इसके बाद मेल पार्ट की बात करें तो मेल पार्ट का जो नाम होता है वो होता है एंड्रोशियम। इसका हिंदी में अगर कहें तो इसे कहते हैं पुमंग। इसमें जो डिफरेंट टाइप के आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये आपको एक पतली संरचना दिखाई दे रही है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। इसके बाद ये टोपी जैसी संरचना दिखाई दे रही है आपको, इसे एंथर कहा जाता है। इसी में पोलन ग्रेन्स भरे हुए रहते हैं, पोलन सैक के अंदर पोलन ग्रेन्स में होता है परागकण। इस एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे स्टेमन कहा जाता है। क्लियर, मैंने आपको सभी इसके पार्ट क्लियर करा दिए। अब आप डायग्राम बना लेना और इसको अच्छी तरह से लिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। तो स्वपरागण और परपरागण क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अभी एक फ्लावर था पीछे, उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट थे, यानी अगर कोई फ्लावर बाइसेक्सुअल है यानी उसमें नर और मादा भाग दोनों हैं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण की क्रिया होगी। और अगर कोई पुष्प बाइसेक्सुअल नहीं है या फिर उसमें नर वाला भाग हो सकता है या मादा वाला भाग होगा तो उसमें क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण होगा। क्लियर। अब अगर स्वपरागण की क्रिया कराना है तो वो किस पौधे में होगी और किस पुष्प में होगी। तो मैं बता दूं कि इस प्रक्रिया में क्या होता है। इसमें क्या होता है, जो परागकण होते हैं किसी पुष्प में जो बाइसेक्सुअल हो या फिर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। क्या होता है कि एक पुष्प
से परागकण निकलेंगे और या तो वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे या फिर वो उस पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो होगा स्वपरागण। लेकिन अगर हम बात करें परपरागण की, तो परपरागण में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। वो उसी पौधे के पुष्प पे नहीं जाते, वो अन्य पौधे के पुष्प पर जाते हैं। क्लियर। और इस प्रोसेस को कराने के लिए कौन सी को, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन को, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि अगर क्रिया एक ही पुष्प में हो रही है या फिर एक ही पौधे के अन्य पुष्प में हो रही है तो उसे ज़रूरत ही नहीं कहीं जाने की, वो तो होती रहेगी उसी में। लेकिन अगर हम परपरागण की बात करें तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर दूसरे पौधे से पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो उसे ज़रूरत होगी किसी न किसी माध्यम से तो लाया जाएगा। और उसके लिए मीडियम की अगर बात करें तो एयर भी होती है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, जल के द्वारा भी हो सकता है, किसी कीट के द्वारा भी हो सकता है, किसी जीव के द्वारा भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर यही देखना है कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है इसे। नेक्स्ट तीसरा वाला अगर पॉइंट देखा जाए तो इससे शोध्य पौधे प्राप्त होते हैं स्वपरागण से, और परपरागण से संकर पौधे। क्योंकि अगर उसी पौधे की अन्य कोई पौधा है और एक दूसरा पौधा है उसी प्रजाति का लेकिन अन्य वैरायटी है, मतलब दूसरा है मटर का पौधा जैसे कह दिया, अब है तो मटर का ही लेकिन दूसरी वैरायटी में आ गया, तो वो जब पॉलिनेशन की क्रिया होगी और बीज बनेगा नया तो वो ऑटोमेटिकली नया बनेगा, तो उसे संकर कहते हैं। जो हाइब्रिड बनेगा दोनों के कॉम्बिनेशन से उसे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये कायिक प्रवर्धन जो प्रोसेस है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आती है, या कह सकते हैं अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। तो आपने अगर पढ़ा हो कि अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें एक ही जनक की ज़रूरत होती है, या तो मादा होगा या नर होगा, और इसमें जो बनने वाली संततियां होती हैं वो जनक के समान ही होती हैं, सेम। तो मैं चलो अपन कंप्लीट करते हैं। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का इसीलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि अभी मैंने बताया कि इससे बनने वाले जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल जनक के समान होते हैं। जैसा पौधा वैसे ही उसका बीज बन के वो भी पौधा बने। आम का है तो आम का ही बनेगा। और इस विधि से क्या होता है, आसानी से पौधे विकसित हो जाते हैं और इसके द्वारा बिना बीज वाले भी पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे केला है तो उसको क्या किया जाएगा भाई, काट करके दूसरी जगह लगा दिया जाएगा, बन गया। इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा में मुकुलन को समझाइए। हाइड्रा क्या है, एक ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो ये एक ऐसा जीव है जो कभी मरता नहीं है, इसका कभी मृत्यु नहीं होती है। मैं आपको बता दूं इसका स्पेशल पॉइंट। तो इसमें क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो किस तरह से होती है, इसमें ये भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर आ रहा है। इसमें क्या होता है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट वाले डायग्राम में एक छोटा सा उभार बन रहा है बॉडी पर। जैसे कोशिकाओं में इसके विभाजन होता है तो क्या होता है, इसमें उभार बनना स्टार्ट हो जाता है इसकी बॉडी पर, जिसे मुकुल या वड कहते हैं।
अब ये बर्ड है ना, वो धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट करती है और एक मैच्योर हाइड्रा बना लेती है। वो मैच्योर हाइड्रा क्या होता है, फिर जो मेन हाइड्रा होता है उससे क्या होता है, अलग हो जाता है और एक स्वतंत्र हाइड्रा बन जाता है, एक फ्री हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। इस तरह से इसमें मुकुलन की क्रिया होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में द्विखंडन की क्रिया को समझाइए। इसमें द्विखंडन कैसे होता है? द्विखंडन यानी खंडन में से टूटना, द्वि में से दो। अब दो, एक अमीबा से दो कैसे बनते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अमीबा बना हुआ है, इसकी न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। क्लियर। जैसा कि हम तीसरे वाले में देख रहे हैं डिवाइडिंग न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस क्या हो रहा है, पतला और लंबा होता जा रहा है। लंबा हो जाने के बाद जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं हो गया लंबा, और ये अलग अलग भागों में बट जाता है, डॉटर न्यूक्लियस बना लेता है। इस तरह से इसमें फिजन की प्रोसेस होती है। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर ही होती है। अब है अपना क्वेश्चन, गर्भधारण रोकने के उपाय बताइए। कंसीव ना कर पाए है फीमेल, इसके लिए क्या करना होगा? तो कंसीव को रोकने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि इससे कोई छुपा नहीं है, सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह से। अगर कॉपर टी का यूज किया जाए, कॉपर टी एक सेफ्टी डिवाइस होती है जिसको यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है, जिसके ज़रिए क्या होता है, जो स्पर्म हैं वो ओवम के संपर्क में नहीं आ पाते हैं और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, तो फीमेल कंसीव नहीं कर पाती। कंडोम्स, ये भी वही सेफ्टी डिवाइस है, एक तरह से कह सकते हैं। ये भी स्पर्म को ओवम से मेल नहीं करने देता। नेक्स्ट, गर्भ निरोधन गोलियां का उपयोग करके, कुछ टैबलेट्स का यूज करके भी कंसीव नहीं कर पाएंगी फीमेल। अगर टैबलेट्स का यूज कर लिया जाता है तो उससे भी बच सकते हैं। अगर परमानेंटली बचना है तो परमानेंटली बचने के लिए क्या किया जाता है, पुरुष या महिला नसबंदी कर दी जाती है। पुरुष नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है और महिला नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। इस तरह से गर्भधारण को रोक सकते हैं, कंसीव को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये मादा जनन तंत्र का चित्र है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इस तरह से हमारा जो 8 चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। इससे सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, हमको उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना। 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर का ही लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आ जाएगी जो 9 चैप्टर होगा आपका। तो वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।